बच्चों आज अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के, आयोनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड? सॉलिड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है आपके पास एमोर्फस सॉलिड। जितने भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स है वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मीनिंग क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का? कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे NaCl है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हो गए? Na+ और Cl-, तो उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या यूं कह सकते हैं रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर किसी में प्रेजेंट हो कोई सॉलिड में, तो उसको अपन कौन सा सॉलिड कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो अगर मैं NaCl की स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, देखो NaCl की। एक रेगुलर पैटर्न प्रेजेंट होता है, 3 डायमेंशनल होता है ये। इसको पूरे को अपन कहते हैं स्पेस लैटिस। ये पूरा अपना एक टॉपिक आएगा सॉलिड स्टेट क्लास 12th में, उसमें अपन डिटेल स्टडी करेंगे इसके बारे में। ये NaCl की स्ट्रक्चर होती है इसे। हाँ, यहाँ पे क्या रहता है आपके पास, जैसे यहाँ पर Na आ गया तो यहाँ पर कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? Cl-। यहाँ पे अगर आपके पास Na आ गया तो यहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? Cl-। यहाँ पर आपके पास Na आ गया तो यहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट होगा? Cl-। यहाँ पे Na तो यहाँ पे Cl। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा कि Na+Cl-, Na+Cl- पूरे क्रिस्टल में अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट होंगे। और जितने भी आपके पास आयनिक कंपाउंड्स है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मींस उनमें एक रेगुलर 3D ज्योमेट्रिक पैटर्न प्रेजेंट होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको अपन कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं स्पेस लैटिस। इट इज नोन एज स्पेस लैटिस। और जो आपके पास लैटिस स्पेस लैटिस का हर एक पॉइंट है उसको अपन कहते हैं लैटिस पॉइंट, नॉन एज ये लैटिस पॉइंट हो। थ्रू आउट द क्रिस्टल आपके पास ऐसे ही अरेंज होंगे Na+Cl-। यहाँ पे से लिख देते हैं कि ये आपके पास क्या है? Na+, और ये आपके पास जो है वो डार्क से जो कर रखा है पूरा, ये आपके पास क्या है? Cl-। तो ये NaCl के स्ट्रक्चर रहते हैं। ऐसे हर एक टाइप के क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास अलग अलग होती है। तो ये NaCl। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि जितने भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। और अगर बात करें मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, एक्ट एज ए कंडक्टर। एक्ट एज ए कंडक्टर। सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बट मोल्टन स्टेट का मीनिंग क्या होगा कि आपने उसको मेल्ट कर दिया या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। कंडक्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर कौन से होते हैं? मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर का मीनिंग होता है कि जहां पर चार्ज कैरियर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको अपन कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। फॉर एग्जांपल जितनी भी मेटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी क्या प्रेजेंट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सेकंड जो होते हैं वो आपके पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर।
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इसको अपन आयोनिक कंडक्टर भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज आयोनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक या आयोनिक कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो है वो आयंस के थ्रू होता है ना। तो क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, और आयंस के फॉर्मेशन के कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। जैसे NaCl है, NaCl है, आप जैसे इसको वाटर में डिसोल्व कराओगे तो डिसोल्व करवाते ही ये किसका फॉर्मेशन करेगा, Na+ और Cl-, और ये Na+ और Cl- के कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। एक लास्ट ईयर आपने एक प्रोसेस देखी थी, सॉल्वे प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। याद है कुछ? NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया था, जिससे आपको क्या मिला था, NaOH मिला था। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, आयंस जो है वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे मूव करते हैं और क्या करते हैं, करंट को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में किसका फॉर्मेशन करते हैं, आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो भी आपके पास कंपाउंड्स जितने भी हैं जहां पर एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, एक कैटायन है, एक एनायन है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आयोनिक कंडक्टर। लाइक H2SO4, H2SO4 भी एक क्या है, आयोनिक कंडक्टर। आपको लास्ट ईयर मैंने एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रोलाइट्स, याद होता आपको जब सेकंड चैप्टर करवाया था, कि इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग क्या होता है, वो सारे कंपाउंड्स जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जितने भी एसिड हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हैं, जितने भी बेस हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हैं, जितने भी सॉल्ट हैं वो इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड, बेस, सॉल्ट, ये तीनों क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे वो अपने आयंस का फॉर्मेशन करेंगे, और आयंस का फॉर्मेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब जो स्ट्रॉन्ग है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ज्यादा करेंगे, जो वीक है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कम करेंगे। क्लियर है बात? तो फर्स्ट आपके पास क्या आता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आपके पास क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। शार्प का मतलब क्या हो गया कि एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो 323 डिग्री सेल्सियस है तो 323 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होंगे। एक होता है कि वेरिएबल, कि शार्प नहीं हो तो सर उसका मीनिंग क्या होता है कि किसी भी रेंज के बाद मेल्ट हो सकते हैं, वो उसको अपन एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। क्लियर है बात? तो ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सेकंड आपके पास ये हो गया कंडक्टिविटी। थर्ड देखिएगा, जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं, वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। क्या होता है ब्रिटल का मतलब, जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अप्लाई करते ही वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसको अपन ब्रिटल कहते हैं। तो एक्चुअल में सॉलिड जो है ना, सॉलिड स्टेट एक स्टेट ऑफ मैटर है, अपने को पता है, नाइन्थ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है। तो सॉलिड को अपन फिर दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया जैसे आपका ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये भी सॉलिड है। एक आपके पास होगी मेटल्स, डायमंड, ग्रेफाइट, ये भी सॉलिड है। तो सॉलिड दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं एमोर्फस। क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। यहाँ पे NaCl में अगर अपन बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, आयंस है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक रेगुलर 3D ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, कि जो अरेंजमेंट होता है ना वो थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम होता है, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो फिक्स होता है, एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या आपको कह दिया कि 1023 केल्विन पे मेल्ट होगा, तो 1023 केल्विन पे क्या होगा, मेल्ट होगा, ना तो उससे कम में होगा ना उससे ज्यादा में। अब जो एमोर्फस होते हैं, वो एमोर्फस क्या होते हैं कि उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, कि एक टेम्परेचर की रेंज के बाद वो कभी भी मेल्ट हो सकते हैं। कैन मेल्ट आफ्टर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि 100 डिग्री के बाद कभी भी मेल्ट हो गए, वो 101 पे भी हो सकते हैं, 102 पे भी हो सकते हैं, 101.5 पे भी हो सकते हैं। उनको अपन कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। क्लियर है? तो जो आपके पास ग्लास है, जो प्लास्टिक है, रबर है, ये सारे एमोर्फस सॉलिड है। इसमें फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है। अगर आप प्लास्टिक को मेल्ट करोगे तो मेल्ट करने के बाद में वो फ्लो होने की उसमें टेंडेंसी होती है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें फ्लूइडिटी नहीं होती। जैसे ये है आपके पास बेकेलाइट है, ये भी आपके पास सॉलिड है। स्विच होते हैं ना, ये भी सॉलिड है। अब मेटल्स है तो मेटल्स में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती।
क्लियर है बात। तो ये आपके पास हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं जितने भी आयनिक कंपाउंड। ब्रिटलनेस का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो वो कंपाउंड क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, हार्ड एंड ब्रिटल। क्लियर है। फिर चलते हैं आगे एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एक टॉपिक आता आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, जितने भी आयनिक कंपाउंड है आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कि सर होती क्या है आइसोमेरिज्म, पहले ये बताओ, किसी को पता है क्या होता है आइसोमेरिज्म? क्या होता है देखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट उनकी फॉर्म्स जो है वो अलग अलग होती है। एक चीज बताइए कि आपको मैं अगर बात कहूं कि ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाओ तो आप कैसे बनाओगे कि सर CH3 CH2 CH2 CH3, इट इज ब्यूटेन। 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है सारों के बीच में, तो ब्यूटेन होगा। अब ये इसमें भी तो 4 कार्बन है, CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH3, बट ये ब्यूटेन है क्या? ये ब्यूटेन नहीं है। ये क्या आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन, वो तो एलोट्रोप होते हैं। एलोट्रोप अलग चीज होती है, आइसोमर्स अलग चीज होती है। आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, बट उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो, तो उसको अपन आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये जो आइसोमेरिज्म है वो ओनली एंड ओनली कोवेलेंट कंपाउंड में होती है, आयनिक कंपाउंड में नहीं होती। इसका रीजन क्या है कि आइसोमेरिज्म जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होती है, आयोनिक कंपाउंड में नहीं होती? क्या रीजन? तुक्का ही मार दो कोई जल्दी से कि क्या रीजन है। डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल वाला। यस मोहक। डायरेक्शनल नहीं होता ना सर आयनिक बॉन्ड, मतलब हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही तो है सिर्फ। हाँ हाँ। तो रीजन क्या रहता है देखो कि आइसोमेरिज्म जो है वो ओनली एंड ओनली किस में प्रेजेंट होती है, कोवेलेंट कंपाउंड में, आयोनिक में नहीं होती। उसका रीजन क्या है? बिकॉज आयोनिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, बताया था मैंने आपको। आयोनिक बॉन्ड जो है वो क्या रहता है, नॉन डायरेक्शनल। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक तो आपके पास Na+ और एक आपके पास Cl-। यहाँ पे क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है ओनली, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। तो दो आयंस के बीच में, दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। ऐसा नहीं है कि एक्स में लगेगा, वाई में लगेगा, जेड में लगेगा। तो आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल और इसके कारण से वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, तो वो क्या शो करेंगे, आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे चलते हैं। तो अपने कितनी प्रॉपर्टी कर ली, एक तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, एक इसकी कंडक्टिविटी के बारे में बात कर ली, एक आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर ली, 3 हो गई। फोर्थ इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर ली। फिफ्थ देखते हैं सॉल्युबिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक सॉल्युबिलिटी और एक आइसोमॉर्फिज्म, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। ये तो सारी चीजें आप 10th क्लास में पढ़ चुके होते हो। सॉल्युबिलिटी और आइसोमॉर्फिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। कि सर आइसोमेरिज्म और आइसोमॉर्फिज्म अलग अलग चीजें होती है, तो आइसोमॉर्फिज्म और सॉल्युबिलिटी को बहुत अच्छे से करना आपने, है ना। नेक्स्ट अपने पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है सॉल्युबिलिटी। कि आयोनिक कंपाउंड्स किसमें सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, और कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो आपको इनको अफेक्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी तो अगर बात करें कि आयोनिक कंपाउंड्स जो है, ionic compounds are soluble in polar solvent, polar solvent क्या होते हैं इसका मीनिंग बताएंगे आपको। एंड insoluble in non polar solvents। नॉन पोलर सॉल्वेंट, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, इनसॉल्युबल। पोलर सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है,
that solvent in which positive and negative ends are present, तो उसको अपन कौन सा सॉल्वेंट कहते हैं? पोलर सॉल्वेंट। लाइक अपने पास H2O आ गया, H2O में H पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, OH पे नेगेटिव चार्ज रहता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मीनिंग है कि दो पोल्स हो, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। एक सिंपल सी बात है, आप अपना फ्रेंड सर्किल कैसे बनाओगे? कि जैसे आप खुद हो वैसा ही आप फ्रेंड सर्किल बनाते हो, जैसी आपकी थॉट्स हैं वैसी दूसरे की थॉट होगी तो वो आपका फ्रेंड होगा, अदरवाइज नहीं। फैक्ट है ये बात तो, है ना? तो वैसे भी आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, खुद पे क्या होता है? उन पे चार्ज होता है ना, Na+ और Cl-। तो वो किस में डिजोल्व होंगे? वो उसी में डिजोल्व होंगे जिसके ऊपर चार्ज हो। लाइक आपके पास वाटर H+ है, OH- है, तो वाटर में क्या होता है? ये डिजोल्व होते हैं। लाइक आपके पास अल्कोहल, अल्कोहल में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसमें क्या होंगे? वो डिजोल्व होंगे। ज्यादा किस में होंगे? वो हमेशा वाटर में डिजोल्व होंगे। उसका रीजन क्या है वो अपन धीरे धीरे बताएंगे कि क्यों वाटर में सबसे ज्यादा डिजोल्व होता है। तो कहते हैं ना कि हम एक जैसे हैं तो हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, हम फ्रेंड्स हैं, हम अच्छे फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच मिलती है, हमारी थॉट मिलती है। मैं पढ़ने वाला हूँ पर मेरा फ्रेंड जो है वो सिगरेट दारू पीता है, तो वो मेरा फ्रेंड नहीं होगा। सही बात है ना? कि वो आवारागर्दी करता है और मैं एकदम सिंसियर हूँ, मैं पढ़ता हूँ, बट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। दिस इज नॉट पॉसिबल। दो शराबी फ्रेंड्स हो सकते हैं, दो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना? तो ऐसा ही यहाँ पर है, जो आयनिक कंपाउंड है उसमें क्या रहता है? देखो, आयनिक कंपाउंड है तो Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे कौन सा चार्ज रहता है आपके पास? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, तो यूं कह सकते हैं अपन, एक छोटी सी लाइन है, लाइक डिजोल्व लाइक। बस इतना सा कंसेप्ट है, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि जो एक जैसे हैं वो उसमें ही डिजोल्व होंगे। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट में होंगे डिजोल्व, बिकॉज पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? जिसमें पोल्स प्रेजेंट हो, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड हो, तो वो आपके पास पोलर सॉल्वेंट होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नहीं होता, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स आर नॉट प्रेजेंट, नहीं होगा। उसका रीजन क्या है वो भी बताएंगे अपन, है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव एंड प्रेजेंट नहीं होते। लाइक बेंजीन, क्या बात है, C6H6 बेंजीन, C6H6, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नहीं होता, है ना? तो इसमें आपके पास अगर NaCl को इसमें डिसॉल्व करोगे बेंजीन में तो नहीं होएगा, ठीक है ना? लाइक आपके पास क्या आ गया? टोलुइन। टोलुइन क्या होता है? देखो, ये बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर CH3 लगा होता है, ये टोलुइन होता है, इसमें डिसॉल्व नहीं होता। लाइक आपके पास आ गया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज ऑल्सो नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना? लाइक क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये भी आपके पास क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। क्लियर है? वाटर है, वाटर के अलावा अल्कोहल आ जाता है आपके पास, C2H5OH, उसके बाद आपके पास CH3OH, ये सारे क्या होते हैं? पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है ना? अब सबसे अच्छा जो सॉल्वेंट लेते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो आपके पास कौन सा होगा? उसका रीजन क्या है वो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि क्या रीजन है उसका, कि वाटर को अपन यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, है ना? तो क्यों होती है वही तो बात है ना, क्यों होती है वो सीखेंगे। और कुछ ऐसे भी सॉल्वेंट है जो वाटर से बेटर हो सकते हैं बट उनका यूज नहीं करते अपन, तो क्यों करते हैं वो भी सीखेंगे। आपके रेडॉक्स में NCERT में क्वेश्चन था पर आपने पूछा नहीं मुझसे, ये अच्छी बात है। चलिए, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है, सॉल्युबिलिटी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी में आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट्स ऑल। उतना सही है, आगे अपन और चलते हैं कि कब होंगे सॉल्युबल और कब नहीं होंगे। अब धीरे धीरे आएंगे ना, धीरे 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 सीखेंगे। आप चाह रहे हो कि
चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कब कोई आयनिक कंपाउंड जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हाइड्रेशन एनर्जी वाली बात कर रहे हैं ना, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ग्रेटर देन हो लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो तो कंपाउंड इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी इज आल्सो नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी, तो अगर किसी भी कंपाउंड की सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू उसके लैटिस एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो वो कंपाउंड क्या होगा, डिसॉल्व। अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि A इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन B, वाई? बस अपने को इतना ही कहना है कि A की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा लैटिस एनर्जी से। बात करता हूँ अपना आंसर, समझ आई बात कि आपके पास दो कंपाउंड है A एंड B, एंड A इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन B, वाई? उसका रीजन क्या रहेगा, बिकॉज A की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, B की हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम है। बस दैट्स ऑल अपना आंसर। अब होता क्या है हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी, उसकी बात कर लेते हैं ना। कि देखो आयनिक कंपाउंड है, उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में वो अपने आयंस का फॉर्मेशन करेगा। कौन कौन से, एक तो Na+ और एक इसका फॉर्मेशन करेगा Cl। कि कैसे वाटर में सारे सॉल्युबल हो जाते हैं तो ये भी अपने को पता चल जाएगा थोड़ी देर में। कि जैसे ही आपने आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करा, वाटर में डालते ही ये अपने दो आयंस में डिसोशिएट हो गया, एक Na+ है एक Cl-। अब वाटर में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है वाटर, H2, उसमें भी दो आयन प्रेजेंट है। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव आयन है वो आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव आयन को चारों तरफ से घेर, सराउंडिंग में आ जाता है ना। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव आयन है वो आयनिक कंपाउंड के नेगेटिव आयन के सराउंडिंग में आ जाता है। ये आपके पास NaCl का Na+ था, ये Cl- था। वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसको अपन ऐसे लिखते हैं HOH। H पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। OH पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। इसको कहते हैं पार्शियली पॉजिटिव। ये जो साइन बना रहे हैं ना अपन, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, ठीक है ना, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। तो जो Na+ है मीन्स आयोनिक कंपाउंड का जो कैटायन है वो सराउंडेड हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट से, या कोई और आप सॉल्वेंट ले रहे हो तो उसके नेगेटिव पार्ट से। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का जो एनायन है वो सराउंडेड हो जाता है किसी, आप कोई भी सॉल्वेंट लो उसके पॉजिटिव पार्ट से। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन जहां लगता है वहां एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जब Na+ के चारों ओर नेगेटिव आयन आएंगे और Cl- के चारों ओर पॉजिटिव आयन आएंगे तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, सोल्वेशन एनर्जी। उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, सोल्वेशन एनर्जी। और अगर आप वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। मीन्स जो सॉल्वेंट में आप कंपाउंड को डिसॉल्व कर रहे हो वो सॉल्वेंट क्या करता है, आयोनिक बॉन्ड में जो आयंस प्रेजेंट हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको कम करता है। NaCl में कौन कौन से आयन थे, Na+ और Cl-। आपने जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व करा तो वाटर में डिसॉल्व करते ही Na+ के सराउंडिंग में तो आपके पास नेगेटिव पार्ट आ गया और Cl- के सराउंडिंग में पॉजिटिव पार्ट आ गया। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है वो क्या करते हैं, Na+ और Cl- के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं।
अब वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर की जो कैपेसिटी है इनको इनके अट्रैक्शन फोर्स को कम करने की वो सबसे ज्यादा होती है। आयोनिक कंपाउंड के जो आयंस हैं, कौन कौन से आयन है, Na+ और Cl- लेके चल रहे हैं ना, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उस अट्रैक्शन फोर्स को वाटर जो है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, वीक करता है। तो इसके कारण से वाटर में सारे कंपाउंड जो है वो क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। क्लियर है बात? लेकिन सर वाटर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, बट फिर तो ये डिजोल्व हो जाएंगे ना इसमें, इनके कारण से। तो ये Na+ अब इसके साथ नहीं रहेगा Cl- के साथ, Cl- अब Na+ के साथ नहीं रहेगा, तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। समझ आएगा? किसी किसी और में हो सकता है ना, कोई और सॉल्वेंट आप यूज करो, बट वो पोलर होना चाहिए। तो फिर भी H अब क्या रहता है कि जैसे हर एक की वैल्यू फिक्स है, वैल्यू फिक्स है वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में, फैक्टर अफेक्टिंग में आएंगे वो चीजें ना। तो फिर वैल्यू फिक्स है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, 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 तो वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। ओके ठीक है। तो यहाँ तक हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए पहले कि व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी क्यों कहते हैं? बिकॉज आप कोई और सॉल्वेंट यूज करो, तो अगर आप वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हो तो उसको अपन हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। क्लियर है बात? और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा हो सॉल्वेशन एनर्जी से, सॉरी लैटिस एनर्जी से, तो वो कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व हो। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। आप आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करोगे वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, तो आयोनिक कंपाउंड के जो आयंस हैं वो सराउंडेड हो गए अपोजिटली चार्ज आयन ऑफ सॉल्वेंट से, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीज एनर्जी को अपन सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? अब कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को, वो देख लेते हैं अपन। फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। चलो फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। 2-3 फैक्टर है, वो फैक्टर अगर अपने को आ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन।